नौवीं कक्षा के इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों, आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपका जो चैप्टर चल रहा है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, उसी का अगला पार्ट, उसमें है समाजवाद और उदारवाद में क्या अंतर है। आपको बता दूं, आज के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है। बार बार ये बातें आपके आएंगी, तो सबसे पहले आप दोनों की विशेषताओं को अंतर के माध्यम से समझेंगे। दोनों में अंतर, समाजवाद में और उदारवाद में अंतर क्या है, ये समाजवाद की विशेषता है, ये उदारवाद की विशेषता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। समाजवाद में निजी संपत्ति का विरोध होता है। वो कहते हैं कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी मानते हैं कि सारा का सारा संपत्ति है, उस पर सरकार का नियंत्रण, सरकार का रेख देख हो, सब लोगों की मिली हुई संपत्ति होनी चाहिए, सबका साझा काम होना चाहिए। समाजवादी इस बात के हैं पूरा समाज का नियंत्रण होना चाहिए, पूरा समाज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जबकि उदारवादी संपत्ति के खुद मालिक होते हैं या उसके समर्थक होते हैं। जो उदारवादी लोग हो या तो इसके खुद मालिक है या फिर समर्थक है, ये अंतर है पहला। ये इनकी ये विशेषता है। समाजवादी की निजी संपत्ति का ये विरोध करते हैं, बल्कि समाज की संपत्ति का समर्थन करते हैं। ये निजी संपत्ति के या तो मालिक होते हैं या पूरे समर्थक होते हैं, ये विरोध नहीं करते उदारवादी लोग। दूसरा, ये पूंजी के मालिक भी होते हैं ना, दूसरे शब्दों में इनको पूंजीवादी कहते थे, लेकिन ये लड़ते झगड़ते नहीं है। नंबर 2, ये सारी बुराइयों की जड़ है। समाजवादी क्या मानते हैं कि जो धन है, निजी संपत्ति है, सारी बुराइयों की जड़ है। जितने लड़ाई झगड़े हैं वे निजी संपत्ति के कारण होती है। सरकार की संपत्ति है तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं करा, संघ संपत्ति है तो कोई भागा दौड़ नहीं करेगा। लेकिन यदि निजी संपत्ति है तो वो सारी बुराइयों की जड़ है। जबकि उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि हमने मनुष्य का आर्थिक विकास करना है तो निजी संपत्ति का होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य में एक प्रवृत्ति है कि वो अपने लाभ हेतु बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सरकार के लाभ हेतु नहीं करता, सरकार के लिए इतना नहीं कर पाता। आदमी में नेचुरली जन्मजात ही अपने निजी लाभ के लिए वो बहुत प्रयास करता है, जबकि सरकारी समाज के काम के लिए उतना प्रयास नहीं करता। इनका उदारवादियों को मानना है। इसके बाद नंबर तीसरी विशेषता इनकी ये है कि समाजवादी होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। कहते सरकार का नियंत्रण, समाज का नियंत्रण हो। जबकि उदारवादी मानते हैं कि सरकार का कोई जरूरी नहीं है, अपने अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिसाब किताब हो, अपना हिसाब रखें। तो अगला है समाजवादी उद्यम। ये कहते हैं कि जो उद्यम फैक्ट्रियां जितनी भी समाज की हो, किसी की विशेष अकेले आदमी की ना हो। जबकि उदारवादी कहते हैं कि निजी उद्यम होना चाहिए। अपनी संपत्ति जिसने कमाया वो उसी का है, जो ज्यादा करेगा ज्यादा खा लेगा, ज्यादा रहेगा ज्यादा करेगा। तो इस प्रकार समाजवादियों की विशेषता है निजी संपत्ति के विरोधी, निजी संपत्ति सारी बुराइयों की जड़, और निजी जो सरकारी जो संपत्ति और सारी संपत्ति को सरकार का नियंत्रण, और सामूहिक उद्यम जितने भी कारखाने फैक्ट्रियां हैं सारी सामूहिक रूप से सभी लोगों की है। जबकि उदारवादी कहते हैं निजी संपत्ति के मालिक व समर्थक होते हैं। आर्थिक विकास के लिए इसे निजी संपत्ति को जरूरी मानते हैं, और ये कहते हैं कि सरकार का नियंत्रण को जरूरी नहीं है। और अगला मानते हैं कि निजी उद्यमों पर निजी हक होना चाहिए लोगों का, समाज का कोई हक नहीं है, जिसने कमाया उसी का होना चाहिए। इस प्रकार मैंने दोनों की विशेषताओं को अंतर के माध्यम से आपको समझाया। अंतर लिखना तो भी लिख दें, और अलग अलग दोनों की विशेषताएं तो लिख दें। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए आपके। समाजवादी की विशेषताएं, उदारवादी विशेषताएं, या समाजवादी उदारवादी में अंतर, बड़ा आसान तरीके से। इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न है आपका, खूनी रविवार किस नाम से जानते हैं? एक नंबर, बिल्कुल सीधी सी बात है। खूनी मैंने खून, रविवार में रविवार, एक ऐसा रविवार आता जिसमें बहुत सारा खून बहा था, उसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। वो तारीख थी 9 जनवरी 1905 की घटना। 9 जनवरी 1905 में फ्रांस में एक जार निकोलिस के समय के दौरान लोग अपने काम के घंटे को निश्चित करवाने के लिए, वेतन वृद्धि के लिए अभी बाल बच्चों के साथ हजारों की संख्या में धरने के लिए चले हुए थे। तो रास्ते में सिपाहियों ने और सैनिकों ने उन पर
राजा के सिपाही और सैनिकों ने अंधाधुंध गोली चलाई और जिसमें हजारों के आदमी मारे गए और हजारों आदमी घायल हो गए। इसलिए उस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। वो घटना है 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905 की। इसके बाद जो एक और आपसे अक्सर प्रश्न, ये तो एक छोटा सा प्रश्न था आपका, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाता है कि पहला विश्व युद्ध किन देशों के बीच में हुआ। पूछा जा सकता है कि क्यों विश्व युद्ध हुआ, तो किन दो देश, दो पार्टी थी तभी तो युद्ध हुआ। कुछ लोग उस पार्टी में शामिल थे, कुछ देश उस पार्टी में शामिल थे। वो कौन कौन से देश थे और उनके बीच होने का जो कारण क्या था, उसको रूस की क्रांति क्या कारण क्यों बना। वो जो पहला विश्व युद्ध था वो रूस में क्रांति आने का कारण क्यों बना, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया था कि जार निकोलस जो रूस का इसमें था 1914 के आसपास राजा था 1905 में, तो उसमें ये घटना रूस के समय में हुई थी। रूस में जार के समय में, जार निकोलस के समय में हुई थी। वो बड़ा निरंकुश राजा था और उसके कारण 1917 में जो लोग मारे गए विश्व युद्ध में भी इसके कारण बने। तो हम पहले चलते हैं, ये कौन दो पहला विश्व युद्ध किन देशों के बीच में हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं किन देशों के बीच में। तो इससे 1914 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें पूरा विश्व गुटों में बट गया था। और पहले गुट में 1914 में जो विश्व युद्ध पहले गुट में आए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। ये 4 देशों ने गुट बनाया था, एक तरफ से लड़े ये लड़ाई। इनके विरोध में दूसरा गुट आया फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये 2 देश तीन देश थे इनके विरोध में। यानी जो पहला गुट था उसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, 4 देश। और दूसरे ग्रुप में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। लेकिन कुछ समय के बाद इनमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। इनका आपसी युद्ध चला, युद्ध में काफी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा रूस को नुकसान हुआ। रूस के जो देश थे उन्होंने धीरे धीरे इससे अपना पीछे हटना शुरू कर दिया। उसके कारण थे, और इस पहले विश्व युद्ध के कारण ही उसमें क्रांति आई। उसमें युद्ध में क्रांति आने के क्या कारण रहे हम उनका जिक्र करेंगे। पहला कारण 1914, जो 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद ये जो युद्ध चला 1917-18 तक, तो 17 में लगभग 1914 में युद्ध चला था 17-18 तक। 1917 में 70 लाख लोग मारे गए रूस के, जिसकी अक्षती परिपूर्ण होनी मुश्किल थी। इसका कारण था कि जार निकोलस ने अंधाधुंध लोगों को भर्ती कर लिया था, जो इनको बिना ट्रेनिंग दी युद्ध में झोंक दिया था, जो काफी मात्रा में मारे गए थे, जो लोगों में तनाव का कारण भी बना और जो बाद में रूस में क्रांति का कारण बना। दूसरा था हर मोर्चे पर हार, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं था। रूस का सिस्टम था, रूस की जो शासक था वो निरंकुश था और वो अपनी मन मर्जी से भी पब्लिक को, सेना को, फौज को युद्ध में धकेल रहा था। किसी की कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए हर मोर्चे पर उन्हें हार पर हार मिलती जा रही थी, जिसके कारण पूरे रूस के पब्लिक में, लोगों में रूस के प्रति नाराजगी प्रकट हो रही थी। और आने समय वो धीरे धीरे नाराजगी विस्फोट का रूप लेकर के रूस की क्रांति के रूप में उभर कर आई। इसका अगला था फसलों व इमारतों का विनाश। युद्ध के दौरान सेना और सेना के कारण फसलों और इमारतों का रूस में काफी विनाश हुआ, जिसके कारण रूस की जो जनधन की अक्षती पूर्ति थी वो काफी आने वाले सालों तक पूरी नहीं हुई, और जिसके कारण ज्यादा नुकसान होने के कारण लोगों को ज्यादा कर का सामना करना पड़ा, ज्यादा विनाश का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट था वो था खाद्य सामग्री। युद्ध में काफी दिन लंबा चलने के कारण सारी खाद्य सामग्री युद्धों में लाग गई थी और लोगों के पास खाने पीने के लाले पड़ गए थे, और उनकी कर देने की तो बहुत दूर की बात, खाने पीने की जरूरत की वस्तुएं पूरी नहीं हो रही थी। तो इस कारण से ये लोग रूस के विरुद्ध होते हो गए और आखिर में जाकर के ये रूस की क्रांति का कारण बने। इस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध था वो रूस की क्रांति का मेन कारण था। तो इस कारण से इस प्रकार हम ये प्रश्नों को किया है हमने, और याद करेंगे आप, क्योंकि जो हमारा लेसन है वो था रूस की क्रांति और यूरोप में समाजवाद। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न रहा। मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा और अच्छे से कर लेना, 2-4 बार वीडियो देख लेना, आपको हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना, याद करना और समझना है। धन्यवाद आज के लिए।